आसियान देशों की बैठक में बैठकर चाइना सोच रहा था कि वो अपनी इकोनॉमी बचा लेगा, लेकिन यहाँ तो उसके साथ एक बड़ा खेल की तैयारी चल रही। जानेंगे चाइना के ऊपर अब डबल तरीके से एक्शन में क्यों आ रहा है अमेरिका, और क्या सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि और भी देश आएंगे। लुटिया डूबनी क्या तय है चाइना की, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आसियान देशों में क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अलग थलग हिस्सों में जारी संघर्षों का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र में शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। उन्होंने माना कि हमारा मानना है समुद्री गतिविधियों संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत संचालित किया जाना चाहिए। नौवहन और वायु क्षेत्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। एक मजबूत और प्रभावी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और इससे क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगना चाहिए। बिना नाम लिए उन्होंने सीमा विस्तार करने वाले चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण विकासवाद का होना चाहिए, न कि विस्तारवाद का। विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे संघर्षों का सबसे नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि चाहे वो यूरेशिया हो या पश्चिम एशिया, हर कोई चाहता है यथाशीघ्र शांति, स्थिरता बहाल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ। मैंने बार बार कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मानवीय दृष्टिकोण पर अपनी बात रखते हुए इन्होंने इस बात को कहा कि जो संघर्ष चल रहे हैं वो संघर्ष बिल्कुल ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने चीन पर हमला करते हुए कहा कि दक्षिण चीन सागर में विस्तारवाद नहीं होना चाहिए। दक्षिण चीन सागर में जो चल रहा है वो चीजें गलत है। हमारा मानना है कि समुद्री गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत संचालित किया जाना चाहिए। नौवहन और वायु क्षेत्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। एक मजबूत और प्रभावी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। इससे क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर कोई अंकुश नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण विकासवाद का होना चाहिए, न कि विस्तारवाद का। विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे संघर्षों का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों में पड़ने का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चाहे वो यूरेशिया हो, पश्चिम एशिया हो, हर कोई चाहता है कि यहाँ पर शीघ्रता से शांति आ जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। इसका सामना करने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाली ताकतों को मिलकर काम करना होगा। अपने संबोधन के शुरुआत में उन्होंने तूफान यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। यागी एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने इस साल सितंबर में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन को प्रभावित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में हमने ऑपरेशन सद्भाव के जरिए मानवीय सहायता प्रदान की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और प्रमुखता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण और क्वाड सहयोग के केंद्र में भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल और हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण के बीच में गहरी समानता है। पीएम मोदी ने कहा कि हम म्यांमार के स्थिति के प्रति आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। हम 5 सूत्री सहमति भी समर्थन करते हैं। हमारा मानना है कि वहाँ मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने वहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इसके लिए म्यांमार को शामिल किया जाना चाहिए, अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के रूप में भारत अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत के एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसी अनुसार से यहाँ पर चलना चाहिए। चाइना यहाँ पर कोशिश ये कर रहा था कि उसकी इकोनॉमी आसियान देशों के साथ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला कि अमेरिका भी उसके ऊपर टूट पड़ा और अमेरिका ने भी यही बात कही। अमेरिका ने कहा जो चल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। साउथ चाइना सी में ऐसा होना उचित नहीं है। खैर, अब जहाँ एक तरफ
तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं अमेरिकन एम्बेसडर ने एक अलग ही चीज सुझाया है और ये चीज अगर लागू होती है तो चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आती है। एक अमेरिकन एम्बेसडर हैं, इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक नाटो होना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। एम्बेसडर जो जापान के हैं, राहम इमैनुअल, इन्होंने कहा है कि एक गठबंधन ऐसा जरूर बनना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में जो पुशबैक करे चाइना के इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को। इमैनुअल ने कहा कि चाइना जो रिसेंट में आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है रीजनल पावर्स को, अब यहाँ पर आना चाहिए ताकि चाइना को इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जा सके। चाइना का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, पावर माइट इक्वल्स राइट इज एविडेंट, उनका जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकता है। ये जो चीज चाइना की है ये सोच गलत है और हमें उसके लिए साथ आना चाहिए। इमैनुअल ने कहा कि बाइडेन ने तो फिर भी काफी कुछ यहाँ पर किया, एक अलायंस का स्ट्रक्चर जरूर खड़ा कर दिया है जिसके आधार पर अब फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन चाइना को रोकने के लिए हमें एक ऐसे नाटो की जरूरत है जो नाटो इकोनॉमिक तौर पर चाइना के ऊपर बंदिश लगाए, चाइना को रोके। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भारत का बड़ा मददगार बनकर निकलकर सामने आया है। फ्रांस ने एक जॉइंट इंजन डेवलपमेंट और एडवांस मटेरियल कोलैबोरेशन का एग्रीमेंट किया है और इन्होंने सपोर्ट के लिए कहा है कि हम 110 किलो न्यूटन इंजन के डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम आपको मदद कर सकते हैं, जो एमका के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अभी हमारा तेजस इंजन का प्रोग्राम अटका पड़ा है और इन सब के बीच में फ्रांस ने भारत की मदद के लिए कहा है। हालांकि पहले भी इस बात को कहा गया है कि ये अगर डील हो जाती है तो ये डील गेम चेंजिंग डील होगी, क्योंकि फ्रांस ने भारत को ये कहा है कि हम आपको 100% यहाँ पर इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और ये आपके 5th जनरेशन एमका के लिए बहुत सही होगा। अब बात करें तेजस इंजन की, तो तेजस इंजन को लेकर डील अभी भी अटकी पड़ी है। तेजस इंजन का बार बार डिले हो रहा है और ऐसा लगता नहीं है कि ये चीजें अब जल्दी से हल होने वाली है। ऐसे में भारत के लिए जो रास्ता बचता है वो रास्ता इसी चीज का बचता है कि भारत किसी एक बड़े देश के साथ साझेदारी करके इंजन बनाए। हालांकि देखने को मिल रहा है कि साफरान खुद आगे बढ़ रहा है और इस मामले में आगे बढ़कर भारत के साथ सॉल्यूशन निकालने को तैयार है। अगर भारत यूं ही बैठा रहा अमेरिका के आशा में तो ये भारत के लिए मुश्किल होगा। भारत ने कई लुभावनी चीजें भारत को कही गई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये चीजें अमेरिका पूरा करने वाला है। राजनाथ सिंह के जाने के बाद भी, पीएम मोदी के बाद भी यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का सही सहयोगी फ्रांस बन सकता है? फिलहाल के लिए रूस तो युद्ध में व्यस्त है, ऐसे में फ्रांस का क्या रोल हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।